और दोस्तों, मैं बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया गया। बहुत बार आ चुका हूँ मैं अलीगढ़, और ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ से बुलाया जाए और मैं कोई बहाना कर। कल उससे ये बात कही जा रही थी कि पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, कोई बहाना वाना कर देंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया। ये अच्छा है कि वो जो उसमें टाइम दर्ज कर दिया गया है कि आपको सिर्फ 20 मिनट बोलना है। अब मैं घड़ी निकाल कर रख लूँ, क्योंकि ये वो 20 मिनट जो है वो देखना पड़ेगा। 20 मिनट देखते हैं, कोशिश करते हैं कि 20 मिनट में ही हो जाए। ये विषय जब मुझे बताया गया कि, तो मैंने आशिक से पूछा कि मैं ही मिला था इसके लिए। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। कहा साहब, फारसी वाले जो है वो हिंदी नहीं जानते और हिंदी वाले फारसी नहीं जानते। तो कहा कि अभी ले देकर वो दिमाग आप ही की तरफ गया। 12 उसके बगैर तो काम नहीं चलने वाला है। कुछ बातें मैं रखूंगा। जब भी फारसी और हिंदी या भारतीय भाषाओं और इसकी जब जिक्र आता है तो एक बात ऐसी है जिसको सब जानते हैं। ये काम किया है भाषा वैज्ञानिकों ने, लिंग्विस्टिक से जुड़े हुए लोग। पहले लिंग्विस्टिक हिंदी के साथ एक पेपर के तौर पर पढ़ाया जाता था, अब तो अलग डिसिप्लिन हो गया है, जिसमें वो दुनिया भर के उदाहरण देते थे कि, और ये बताते थे कि फारसी और संस्कृत में क्या समानताएं हैं, क्या सिमिलरिटीज हैं। और वो अभी आप जिक्र कर रही थी कि ईसा का ह हो जाता है सब, सप्ताह का हफ्ता हो गया, और सिंधु से हिंदू बन गया, और फलाना ठिकाना। और फिर एक लिस्ट, एक सूची कि फारसी के इतने शब्द आ गए। और उसमें फारसी क्या, जब फारसी की लिस्ट देते थे तो उसमें बहुत सारे शब्द तो अरबी के होते थे। अच्छा, ये अजीब बात है कि जब फारसी की बात करते हैं तो उसमें अरबी भी घुसी होती है, तुर्की भी घुसी होती है, और सब फारसी। तो भाषाओं की बात बहुत, तो इसलिए उस पर मैं नहीं जाऊंगा। दूसरी बात ये कि जब भी ये होता है कि फारसी का क्या हुआ, ये हुआ, तो फिर संस्कृत की बातें होने लगती हैं कि वेद का, उपनिषद का, इसका उसका अनुवाद होना हुआ, वो सब। तो उस पर भी मैं नहीं जाऊंगा, आपने बहुत डिटेल से वो बता दिया। चूंकि यहाँ स्टूडेंट्स काफ़ी बैठे हुए हैं, हालांकि असतज़ा भी हैं, तो एक सबसे पहले तो मैं एक इन्फॉर्मेटिव सूचना जिसे कहते हैं ये देना जरूरी समझ रहा हूँ। अगर न जरूरी हो तो मैं नहीं दूंगा। कि फारसी साहित्य, लिटरेचर, देखिए हिस्टोरिकल किताबें ये जो मिल जाती हैं बहुत, अकबर पर, हुमायूं पर, तमाम किताबें। अभी हाल ही में बुक फेयर लगा था तो वहाँ एक किताब मिल गई मुझे, तैमूर लंग की ऑटोबायोग्राफी, जो बोल कर लिखवाई थी उन्होंने फारसी में, उसका हिंदी तर्जुमा दिखाई पड़ गया मुझे, वो खरीद कर लाया, पढ़ रहा हूँ।
लेकिन फारसी का साहित्य कितना हिंदी में उपलब्ध है। हम ये शिकायत तो करते हैं कि हिंदी वाले नहीं जानते साहब फारसी साहित्य के बारे में, या फारसी वाले हिंदी साहित्य के बारे में नहीं जानते, कम जानते हैं, नाम सुना है खाली। तो इस पर विचार क्यों नहीं होता कि आखिर ये अवेलेबल होगा तब तो जानेंगे लोग। फारसी का साहित्य हिंदी में आएगा तब ना हिंदी जानने वाला पढ़ेगा उसको, और हिंदी का जब फारसी में जाएगा तब वो फारसी वाले उससे मुस्तफीद होंगे। तो फारसी का कितना साहित्य हिंदी में हुआ या है अवेलेबल, थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि जिनको न मालूम हो अगर वो किताबें कहीं लाइब्रेरी वगैरह में हो तो पढ़ देख सकते हैं। इसलिए ये हम सभी जानते हैं कि हिंदी में सूफी काव्य लिखा गया, मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबुल मंजन। अब इसको पढ़ाता है जो अध्यापक, हम लोग भाई मास्टर लोग हैं, अध्यापक हैं, और पढ़ाना पड़ता है। तो अब बगैर सूफिज्म पर बात किए जायसी पर कैसे बात होगी। अब सूफिज्म पर कौन सी किताब पढ़ेगा विद्यार्थी, जायसी पर तो किताब पढ़ लेगा, सूफिज्म पर कौन सी किताब पढ़ेगा। अब सूफिज्म पर जो ऑथेंटिक बुक है वो हुजवेरी की कशफुल महजूब, जिसका अंग्रेजी में तर्जुमा किया था निकोलसन ने, फिर अंग्रेजी से वो रूसी में उसका तर्जुमा हुआ। अंग्रेजी वाली तो मैंने सोचा कि यार हिंदी में भी इसका तर्जुमा क्यों नहीं होना चाहिए। तो मेरे एक विद्यार्थी ने पता नहीं एक आध हफ्ते बाद आकर कहा कि साहब हिंदी में इसका तर्जुमा, इसका अनुवाद तो है। तो मैंने कहा ले आओ, ढूंढ कर मंगवाई वो किताब। पठनीय है, वो पढ़ ही नहीं सकते आप उसको, दूसरे लोग की भाषा रहती, समझना तो दूर की बात है, पढ़ ही नहीं सकते आप उसको। ये हाल है हुजवेरी के हिंदी अनुवाद। मैं खुद ही नहीं पढ़ पाया, मैंने कहा अंग्रेजी में ही पढ़ लो, ठीक। ये तो नीचे कर लो। अच्छा, अब चूंकि सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है तो ज्यादा डिटेल नहीं। अब दो फारसी के ऐसे महान विभूतियां हैं जो बहुत मशहूर हैं, पूरी दुनिया में मशहूर, शेख सादी और फिरदौसी। तो शेख सादी की जो गुलिस्तान है, बहुत पहले हिंद पॉकेट बुक्स ने गुलिस्तान को हिंदी में छापा। फिरदौसी का शाहनामा भी हिंदी में उन्होंने छापा। अब पता नहीं अवेलेबल है कि नहीं, लेकिन वो आधा अधूरा है, छोटा छोटा है। कुछ हिकायतें वगैरह हैं शेख सादी की, और शाहनामा में से वो काबे आहंगर वगैरह की कुछ कहानियां वगैरह वो हैं, बाकी कुछ नहीं है। हालांकि गुलिस्तान का पूरा अनुवाद आचार्य धर्मेंद्र नाथ नाम के एक व्यक्ति ने किया था बहुत पहले। पूरा है वो, कंप्लीट, और दोनों भाषाओं में किया था, संस्कृत में भी किया था और हिंदी में भी किया था। इतनी मोटी किताब है। लेफ्ट साइड में पर्शियन में ओरिजिनल उसका लिखा हुआ है
फारसी में क्या है, और राइट साइड में उसका हिंदी अनुवाद और संस्कृत अनुवाद दोनों दिया हुआ है। गुलिस्तान सादी, और संस्कृत में उसका नाम रखा है सादिन पुष्पलोक है, सादी का पुष्पलोक गुलिस्तान। ये कहीं मिले किसी को तो देख लीजिए, ये मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। ये शायद मालूम होगा, सब हिंदी वालों को सब पता है कि उमर खयाम की रुबाइयों से बड़े प्रभावित हुए थे हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन को न फारसी जानते थे ना उर्दू भी नहीं जानते थे। तो फिट्जराल्ड का जो अंग्रेजी में अनुवाद है उसे पढ़कर वो इतने प्रभावित हुए कि लगे उसका हिंदी में तर्जुमा करने को, लेकिन वो अपने ही तर्जुमा से संतुष्ट नहीं हुए। हालांकि फिट्जराल्ड तो खुद भी संतुष्ट नहीं थे अपने अंग्रेजी अनुवाद से। कई बार किया है उन्होंने अनुवाद, कई बार। मेरे पास जो एडिशन है उसमें कई अनुवाद और ओरिजिनल भी है मेरे पास। फारसी नहीं जानता, थोड़ी बहुत जानता हूँ, पढ़ लेता हूँ। तो जब नहीं कर पाए तो फिर सोचा अलग से लिखो, तो अलग से मधुशाला लिखी उन्होंने। और मधुशाला क्या लिखी, फिर मधुबाला, मधुकलश, 3 किताबें लिखी। और उसमें बहुत अच्छा मधुशाला से तो इतने लोकप्रिय हो गए वो, कब सम्मेलनों जो सुनाते थे ना मधुशाला, वो और गा के सुनाते थे लय में। मैंने तो सुना है ना उनको, मेरी तो मुलाकात रही है उससे। तो बाहर निकलते थे तो साहब लोग लिपट जाते थे उससे। लेकिन और अच्छा किया, मुझे लगता है अच्छा ही किया होगा। हम सब मतलब फारसी वाले, फारसी या अरबी अदब से जो परिचित हैं वो जानते हैं कि जेंडर नहीं है फारसी शायरी। है लेकिन सब मुज़क्कर है, पुल्लिंग है, मुअन्नस नहीं है। यानी वहां आशिक पुल्लिंग, माशूक पुल्लिंग और साकी भी पुल्लिंग। लेकिन बच्चन जी ने साकी के साथ बाला लगा के लड़की बना दिया है, साकी बाला। लेकिन यह भारतीयकरण जो किया है यह सुंदर है, ब्यूटीफुल है ना ये। अब इंडिया लौटाते हैं। चलिए, ये तो ईरान की बात हो। अब तो अमीर खुसरो, अभी आपने जिक्र, खुसरो ने जाहिर है कि फारसी में भी लिखा है, हिंदी में भी। वो तो बहुभाषी थे, पता नहीं शायद 18-20 भाषाएं उनको मालूम थी। संस्कृत भी जानते थे, गुजराती भी जानते थे वो। तो उनकी कुछ रचनाएं तो मिश्रित हैं, आधा फारसी आधा हिंदी। ज़ियाल मिस्कीन मकुल तगा पुल दुराए नैना बनाए, आधा फारसी आधा हिंदी। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण काम किया था उन्होंने, वो खालिक बारी लिखी। खालिक बारी जो है वो एक तरह से, अरे यार 10 मिनट तो हो गए, अब क्या करें, अब तो 10 मिनट रहे। खालिक बारी एक तरह से शब्दकोश है, डिक्शनरी है। फारसी के शब्दों को हिंदी में क्या करें। और ये फारसी बच्चों को फारसी सिखाने के लिए किताब लिखी थी उन्होंने।
तो खालिक बारी देवनागरी स्क्रिप्ट में नागरी पिछाड़ी सभा ने छापा। हिंदी वालों को पता होगा, विद्यार्थियों को जिनको ना पता हो लाइब्रेरी में ढूंढ सकते हो। यहां मैं एक बात और बता देता हूं, श्याम सुंदर दास ने भी बच्चों के लिए एक शब्दकोश तैयार किया था, शायद पता नहीं किसी को मालूम है कि नहीं, बाल शब्द सागर, जिसमें लगभग 4-5 हजार अरबी फारसी के शब्दों को उन्होंने शामिल किया था कि इसके बगैर भारतीय बच्चे जो हैं भाषा ही नहीं सीख सकते, भाषा नहीं सीख सकते अगर इन शब्दों को नहीं जानेंगे, बोल नहीं सकते। तो अब श्याम सुंदर दास के बाद तो भाई किसी ने काम नहीं किया। अब ले लेकर वो जो मद्दाह है, मुस्तफा खां मद्दाह, उनकी डिक्शनरी है उर्दू हिंदी शब्द को, उसमें फारसी अरबी के शब्द भी मिल जाते हैं, वरना हिंदी में कोई डिक्शनरी नहीं उसके अलावा। और अफसोस ये है कि वो तो उर्दू हिंदी है, हिंदी उर्दू डिक्शनरी एक पतली सी किताब शबुना जी ने मुझे भेजी थी, यहीं अलीगढ़ से कहीं से खरीद कर, इमामुद्दीन राम नगरी, छोटी सी। यानी हिंदी का आदमी अगर हिंदी की किसी किताब का उर्दू में अनुवाद करना चाहे तो बहुत दिक्कत होगी उसके लिए, कोई हिंदी उर्दू शब्दकोश नहीं है। एक और है इतनी मोटी सी, सब बकवास है, बेकार है। अब ये तो थोड़ी सी पुरानी जानकारियां होंगी। तो क्या फारसी में यही सब सादी और फिरदौसी और रूमी और निजामी और जामी, मतलब यही सब है फारसी में? मॉडर्न फारसी नहीं है क्या? तो मॉडर्न फारसी हिंदी में कितना है? हिंदी में कितना है मॉडर्न फारसी? और मॉडर्न फारसी हम कहते हैं तो ये अमीर खुसरो से ही शुरू हो जाता है, बल्कि चलो उसको भी मिडवर्ड मान लीजिए तो मिर्जा गालिब तो आ ही जाते हैं। मिर्जा गालिब तो बेसिकली फारसी के थे। तो मैं ये जानकारी दे रहा हूं, मिर्जा गालिब ने प्रोज में, गद्य में एक छोटी सी किताब लिखी थी, दस्तंबू है। दस्तंबू को क्या कहेंगे हिंदी में? हिंदी में क्या कहेंगे दोस्तों? बहुत खराब है वो, हिंदी में बहुत मुश्किल, पुष्पगुच्छ। अच्छा, अंग्रेजी में बड़ा अच्छा शब्द है बुके, बुके है ना, वो क्वीन विक्टोरिया को पेश करने के लिए पेंशन रुकी हुई थी, खूब अंग्रेजों की चापलूसी की है वो। दस्तंबू का हिंदी अनुवाद छपा है और वह फारसी से सीधे किया गया है। किसने किया है? मेरे, अब शागिर्द कहना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो आदमी वाइस चांसलर है इस वक्त, तो मैं कहता हूँ मेरे स्टूडेंट रहे हैं, अब ये भी नहीं कह सकता मेरा स्टूडेंट रहा है, वाइस चांसलर हो गए। मानू के वाइस चांसलर है ऐनुल हसन, मैंने पढ़ाया है मेरे स्टूडेंट, और जब मैं जामिया आया तो जेएनयू में वो पीएचडी कर रहे थे फारसी में। अब अच्छा पढ़ाया तो साबित हो गया कि दस्तंबू का अनुवाद करवा लिया मैंने उनसे। मैंने कहा फारसी से सीधे तुम हिंदी करो उसको, है ना। क्या मेरी हिंदी अच्छी नहीं है? मैंने कहा वो मेरा जिम्मा है, मैं ठीक कर दूंगा। और मैंने एडिट किया उसको, ठीक किया, लंबी भूमिका लिखी, सिर्फ ये डिफेंड करने के लिए मिर्जा गालिब को कि अंग्रेजों को चापलूसी ये स्वार्थ में कर रहे थे, चापलूस थे नहीं, ये डिफेंड करने के लिए लंबी भूमिका लिखी है मैंने, वरना तो इतना खराब धारणा बन जाती मिर्जा गालिब के बारे में कि अरे ये तो राष्ट्रद्रोही, आज के तारीख में तो कहते देशद्रोही था, कहा खबर से निकालो फांसी दो। गालिब
बैठे में बंद करो, वैसे बंद कर देंगे लोग। अब एसयूपीएल पता नहीं कब तक चलेगा। अब आजकल तो ये बड़ा बुरा हाल है। एक जमाना था कहते थे विदेशी शब्द है इनको निकालो, है ना, चिमटी से पकड़ पकड़ निकालने का आंदोलन भी चला। हाँ, हमने कहा नजर को जरा निकाल कर देख लो। नजर अरबी का शब्द है, मैंने कहा इसको निकाल के जरा देख लो, सारे मुहावरे गायब हो जाएंगे। नजर पर चढ़ना, नजर से उतरना, नजर से गिरना, नजर झुका के चलना, नजर नीची करना, यहाँ तक कि छोटे बच्चे को नजर नहीं लगेगी तो क्या दृष्टि लगेगी। अम्मा बोलेगी मेरे बच्चे को दृष्टि लग गई है, देखो, है ना। बच्चा शब्दों को हटा के देख लीजिए, फारसी का है बच्चा। हाँ, आप बच्चा को हटाइए, कच्चा को हटाइए, चच्चा को हटाइए, सब फारसी है। कितना हटाएंगे आप? हाँ, हटाइए। नहीं, चपरासी को क्या करेंगे आप? चपरासी फारसी है। चप रास, बाया दाया, बाएं तरफ ऐसे बांधते थे, दाएं तरफ ऐसे लटकाते थे ना वो अंग्रेजों के जमाने में। चपरास, चपरासी को क्या करेंगे? कुर्सी को क्या करेंगे? अरबी है। लेस वो क्या करेंगे? छोड़िए। अच्छा, आप छोड़ दीजिए बेटा। अरे यार 20 मिनट हो गए, बंद कर दूं? नहीं सर। अच्छा, अब मैं एक जानकारी और दे रहा हूँ। तो फारसी के 2 मॉडर्न नए जमाने के कवियों की कविताओं का अनुवाद हिंदी में हुआ है। एक है अब्बास कियारोस्तानी, इनका अनुवाद, इनकी कविताओं, और दूसरा फरूक फरूखुल्लाह। अच्छी, ये मैं बता। अरे आप लोग कह दिया, ये तो मैं कहने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा, मेरे मुंह से सवाल कि सब पहली बार फर्रुखजाद ने, नहीं वो पहली शायद औरत है जिसकी किताब छपी है ईरान में। इससे पहले हाँ नहीं, मतलब मॉडर्न में करो हाँ आज 12। लेकिन साहब स्त्री का जो विद्रोह, वो तो विद्रोही थी फर्रुखजाद। हाँ, पता नहीं मर गई कि मार दी गई फर्रुखजाद। लेकिन ये कविताएं एक पत्रिका ने छापी थी, तनाव नाम से एक पत्रिका। वंशी माहेश्वरी उसके संपादक, मध्य प्रदेश से वो पत्रिका निकलती थी। वो तनाव का एक अंक जो है उस पर अब्बास पर है, अब एक अंक जो है फर्रुखजाद। अब ये तो शायद ढूंढने से न मिले, मेरे पास है। किसी को जरूरत होगी तो जेरॉक्स करा दूंगा। अरे पहला ही कलेक्शन छपा था ना, असीर नाम से फर्रुखजाद, है ना, उसी से मशहूर हुई। फिर बाद में दीवार, ऐसियान, हाँ ये सब बहुत सारे निकले। अब भाई जितनी जानकारी बचे मैं फारसी में जानकारी। फिर आइनुल हसन जो पीएचडी कर रहे थे, तो उनके जो सुपरवाइजर थी सब हर वाला है, तो पता चला था उनको भी हिंदी आती है। अब वो कहानियों में बड़ी दिलचस्पी, तो मैंने कहा ये इनसे कहो अपने सुपरवाइजर से कि कुछ कहानियों का हिंदी में अनुवाद करो। तो उन्होंने साहब कुछ कहानियों का वाकई हिंदी में अनुवाद किया। तो कहे छपेगी कहाँ? मैंने कहा मैं करा दूंगा। मैंने वारी प्रकाशन से किताब छपवा दी, फारसी की चुनी हुई कहानियां नाम से वो किताब छपी। नासिरा शर्मा तो फारसी का मैटर उठाकर अपने नाम से नॉवेल लिख देती है, लाती है फारसी से उठाकर अपने नाम से नॉवेल लिख देती है ना। वो कहाँ क्रेडिट देती है फारसी वालों को, कहती है मैंने लिखा है। और इसमें जिनकी कहानियां छपी हैं, साजिद खयात, सईद नफीसी,
बुजुर्ग अलवी, हिजाजी और अली जमाल जादे और जलाल आले अहमद और वगैरह वगैरह की कहानियां इसमें। और जलाल आले अहमद की एक कहानी सितार, जबरदस्त कहानी है साहब। वो मस्जिद में जाकर सितार बजाता है और सितार उसका तोड़ दिया जाता है कि मस्जिद में सितार बजाता है ना। वो जलाल आले अहमद की वो कहानी मुझे भूलती थी। अच्छा, उन्होंने भी क्या हिंदी उसको भी ठीक ठाक मैंने किया, लेकिन वो छपवा दिया मैंने। तो इतना साहब हिंदी में आपको मिलेगा। इसके अलावा मुझे जानकारी नहीं है। किसी को जानकारी हो तो पता करे और मुझे भी सूचित कर दे कि साहब ये भूल गए थे आप, आपको नहीं पता ये भी छपा है हिंदी में। हाँ? वो बता देगा तो अच्छा है। एक और सूचना दूंगा, लेकिन वो आखिरी में दूंगा जब जाने लगूंगा तो, है ना। अब अब्दुल रहीम खान खाना ने भी फारसी दीवान है उनका, लेकिन हिंदी की रचनाएं तो उनकी अवेलेबल हैं। फारसी की रचनाएं उनकी हिंदी में अवेलेबल नहीं। अब मुझसे लोग कह रहे हैं साहब आप कीजिए। मैंने कहा यार मैं कहाँ फारसी उर्दू जानता हूँ। अब दो बातें और कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि ऐसा 25 मिनट हो गए। हम लोग जब फारसी का असर हिंदी साहित्य पर क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, तो प्रायः बात हम लोग सूफी और कवियों की करते हैं, जो ज्यादातर मुसलमान हैं। अब मुसलमान कर रहा है तो इसमें बहुत ताज्जुब की बात नहीं है कि सब आदमी फारसी जानते थे। जायसी हो, चाहे बंजन हो, कुतबन हो, कासिम शाह हो, नूर मोहम्मद हो, ये सब जानते थे। लोगों को बड़ा ताज्जुब भी होता है और कुछ लोगों को तकलीफ होती है जब मैं ये कहता हूं कि तुलसीदास के रामचरितमानस में फारसी के तमाम शब्द भरे हुए हैं। ये जानना बहुत जरूरी है विद्यार्थियों के लिए कि तुलसीदास कर रहे हैं इस्तेमाल। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। जहान जहाना है, बाग बन इस्तेमाल करते हैं। पुलक वाटिका बाग बन, सुख बेहंग बिहार। बाग फारसी है ना, बाजार फारसी। चारु बजारू विचित्र हमारी, मन में विधि जनु सोकर समारी। ये तुलसी लिख रहे हैं। और तुलसीदास फारसी जानते थे, इतनी जानते थे कि बनारस में रहते थे ना, तो वहां रामनगर बनारस के पास जहां का राजा, वहां कुछ दो भाइयों में झगड़ा जमीन जायदाद को हो गया, तो वहां एक पंचायत हुई जिसमें सरपंच बनाए गए थे तुलसीदास। और जो फैसला लिखा था उन्होंने वो फारसी में लिखा था और दस्तखत भी उन्होंने अपना फारसी में। तुलसीदास हो सकता है ये बात गलत हो, अप्रामाणिक हो, लेकिन ये मैंने आसार बनारस नाम की एक किताब में पढ़ी थी, जिसको अपनी थीसिस में PhD की लिखा है। और एक तो साहब अजीब है तुलसी का। वो जनकपुर में जब धनुष तोड़ने का वो हो रहा है, तो वहां जो अब इतने राजा बुला लिए गए थे कि इस हाल में तो समा नहीं सकते थे। पूरा शायद ये विश्वविद्यालय का कैंपस भी बड़ा छोटा पड़ता, तो उसके लिए जो फर्श बनाया गया था पक्का, उसके लिए इस्तेमाल किया है तुलसीदास ने गच्छ। अति विस्तार चारु गच्छ धारी। अति विस्तार इतना बड़ा है कि विस्तार के साथ अति लगा है। चार सुंदर गच्छ धारी, ढलाई होती है ना, ये गच्छ हालांकि तुर्की का है गच्छ, लेकिन फारसी का है ना। अति विस्तार चारु गच्छ धारी,
अब ये जानते भी नहीं रहे होंगे कि मैं फारसी इस्तेमाल कर रहा हूँ। कि गांव में पक्की छत को गच बोलते, वो बारिश और इसका होता है ना, मुझे जुलाई अगस्त का महीना, कपड़ा अम्मा ने धोकर डाला है ऊपर, बादल घिरा है, बूंदे पड़ने लगी, तो बिटिया से कहते हैं बिटिया जाए गच्ची पर से कपड़ा उतार ला। अब गच्ची गच्ची सुना होगा, उन्होंने डाल दिया चार गज धारी। क्या जानते थे फारसी इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। और इसमें विस्तार, अति विस्तार, चारों गज धारी। इसको जब मैं पढ़ता हूँ या इसके बारे में बोलता हूँ तो मुझे एक शेर मीर का याद आता है। यार उन्होंने विस्तार का इस्तेमाल किया है, विस्तार शब्द का इस्तेमाल उर्दू शायरी में मुझे मीर के अलावा कहीं देखने को नहीं मिला है। उसके हरफे ज़ेरे लबी का सबों में जिक्र, क्या बात थी कि जिसका ये विस्तार हो गया। है उसके हरफे ज़ेरे लबी, अरे मुंह से निकला ही नहीं होठ से, हाँ। और है उसके हरफे ज़ेरे लबी का सबों में जिक्र, क्या बात थी कि जिसका ये विस्तार हो गया। एक बार से बाहर में लेक्चर दे रहा था मैं, तो उर्दू के खारिज जावेद और कौन बैठे हुए थे वहां, कहा ये क्या रहा होगा हरफे ज़ेरे लबी जो निकला ही नहीं। मैंने कहा इसको सोचने में 12 साल लगे मुझे, तो मुझे लगा यार ये कुरान का है और मैं बोलूंगा होठ नहीं खुलेंगे। कुन फयकुन, कुन 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 बोला, कहाँ और खुला है, कुन हो जा, विस्तार हो गया। क्या बात थी कि जिसका ये विस्तार हो गया। कुन कहा, दुनिया बन गई, ब्रह्मांड बन गया। ये मीर विस्तार ले लेते हैं, तुलसी गच ले लेते हैं। आदि विस्तार चार गच धारी। अब ज्यादा नहीं, अब एक बात और कह के खत्म करेंगे। क्या हुआ कि जब मैं रिसर्च कर रहा था तो यार अफसाना निगाह के साथ दिक्कत ये कहानी सुनाने लगता है ना, हर जगह उपन्यास कहानी। मैंने अपने थीसिस में लिख दिया कि ये जो ब्यूटी, सौंदर्य का जो वर्णन होता है ना, नक्शिक वर्णन बहुत है, तो उसमें सारा वर्णन होता है। एक ऐसा अंग तो नहीं कहना चाहिए, उसको चिन्ह कहना चाहिए, साइन या निशान या क्या कहेंगे उसको, तिल। तिल तिल का वर्णन भारतीय परंपरा में नहीं है, ये मैंने लिख दिया। भारतीय परंपरा में नहीं है मतलब संस्कृत साहित्य में नहीं, सीधी सी बात। अब हमारे गुरुदेव जगदीश गुप्त इलाहाबाद विश्वविद्यालय नाराज हो गए, कैसे लिख दिया तुमने। हमने कहा नहीं मिला भैया, कितना संस्कृत साहित्य पढ़ लिया। मैंने कहा माघ को पढ़ लिया, भारवी को पढ़ लिया, कालिदास को पढ़ लिया, हमको तो कहीं नहीं मिला। हाँ। और मैंने लिख दिया ये फारसी से आया। फारसी में तो तिल वर्णन की लंबी परंपरा है। लैला मजनू में तिल वर्णन, शीरी फरहाद में तिल वर्णन, यूसुफ जुलेखा में जानी निजानी सब तिल है। यूसुफ जुलेखा में तो यूसुफ के गाल के तिल का वर्णन किया गया है कि गाल का तिल ऐसा लग रहा है जैसे गुलाब के बगीचे में काली चिड़िया बैठी हो।